गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का रिमेनिंग पार्ट। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, स्टार्टिंग टॉपिक था केमिकल चेंज क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा कंटिन्यू है, उसमें मैं कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ, आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ, और एक्सोथर्मिक क्या होती हैं, एंडोथर्मिक क्या होती हैं, ये सब बता चुका हूँ। आज मैं आपको पढ़ाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है भाई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार मैं टैली कर देता हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने पढ़ाया था केमिकल चेंज क्या होता है, उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाई हैं आपको, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाई हैं, इसी के बीच आपको एक्सोथर्मिक के बारे में बताया है, और यहीं पे आपको एंडोथर्मिक के बारे में भी बताया है। ये सब पढ़ा चुका हूँ आपको। आज मैं आपको पढ़ाता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ाता हूँ बेटे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर आप फ्रेमवर्क याद रखो तो यहाँ पे है ए बी, यहाँ पे है सी। ये सी ज़्यादा रिएक्टिव है ए से, तो इसके सॉल्यूशन में से ये ए को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, और बन जाता है सी बी, और ए भाई साहब बाहर निकल गई। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये सी यहाँ पे ताकतवर है और ये ए यहाँ पे कमज़ोर है। क्या मतलब कमज़ोर और ताकतवर का क्या मतलब है? इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है ये बात। किसके ऊपर डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। देखो एक बात तो क्लियर है कि कभी भी कोई कमज़ोर आदमी ताकतवर को नहीं हिला सकता है, ताकतवर ही कमज़ोर को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर सी डिस्प्लेस ए फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यहाँ पर सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन में से। दैट मीन्स कि सी इज मोर रिएक्टिव देन ए। ठीक है, सी ज़्यादा रिएक्टिव है ए से। एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल है, शायद एनसीईआरटी में एग्जांपल है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसको आयरन के साथ रिएक्ट कराया गया। आयरन ने कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया, और बन गया कॉपर सल्फेट, सॉरी आयरन सल्फेट और कॉपर। ये है कॉपर सल्फेट। क्या है बेटे? कॉपर सल्फेट। ये है आयरन, और यहाँ पे ये बन गया है आयरन सल्फेट, और ये बन गया है बेटे कॉपर। तो इस रिएक्शन को देख के लगता है कि आयरन ने अपनी यहाँ पे जगह बना ली है इस सॉल्यूशन में से। ये किस फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में था। ये समझ रहे हो? अभी भी ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये पहले सॉलिड फॉर्म में था। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है या एलिमेंट होता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। इन्हीं रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर लिखा जा सकता है तो आयरन, क्या लिखना पड़ेगा? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो it displace it from its
solution. This is the डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के अंदर, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन कॉपर को कर पा रहा है, या फिर क्या कोई ऐसा भी है कि जो आयरन को ही डिस्प्लेस कर दे उसके सॉल्यूशन में से? ऑब्वियसली इस बात है, आयरन को भी डिस्प्लेस करने वाला होगा कोई ना कोई, जो शायद आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हो। जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हो वो आयरन को भी क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका पता कैसे चलेगा कि हमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? इसका एक ना, वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, नेक्स्ट से नेक्स्ट में मेटल एंड नॉन मेटल एक चैप्टर आता है, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें पढ़ाई जाती है एक रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़ाई जाती है भाई? रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज के बिहाफ पे आप देख सकते हो कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करेगी। सबसे ऊपर तो आता है ये पोटासियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आता है शायद कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, फिर आता है आयरन, फिर आता है कॉपर। ये सब है, नीचे तक आ जाएगा। सबसे बाद में आता है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये ऐसे इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हो। ज़्यादा वहाँ तो ज़्यादा पढ़ाई जाएगी कि बीच में हाइड्रोजन आता है कहीं पे, लेड, हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन लिख लेते हैं। इससे बस आपका यहाँ तो इसी से काम चल जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? जैसे अगर मैं कहूँ कि आयरन है यहाँ पे, तो देखो कॉपर के बिल्कुल ऊपर है आयरन, तो दैट मीन्स कि आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर ही, देखो यहाँ पे कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है, तो उसमें बोला जाएगा कि, उसमें बोला गया है क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में है पीछे एक्सरसाइज में, कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर निकालने के लिए कॉपर का यूज़ क्यों किया जाता है? ऑब्वियसली इस बात है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से जब सिल्वर अलग किया जाएगा तो दैट मीन्स कि उसमें क्या कर दिया जाएगा, कॉपर रोड डाल दी जाएगी। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, कॉपर सल्फेट, और सिल्वर को बाहर निकाल देगा वहाँ से। और एक तरह से आपको पता भी है कि कॉपर एक सस्ती मेटल है और सिल्वर एक महंगी मेटल है। तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर निकालना और एक सस्ती मेटल से सस्ती मेटल दे के महंगी मेटल निकालना, तो ऑटोमेटिकली एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो जाती है ये, कि इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। सिल्वर निकालने के लिए कॉपर यूज़ की जाती है। क्या आपको बात समझ में आई? मैं आपको फिर एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2-3। क्वेश्चन बनाता हूँ पहले। लिखा जाएगा वाई कॉपर इज यूज्ड to separate silver from सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आपको पता ही है, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, कॉपर होता है Cu। तो जब ये रिएक्शन करेगी तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ये बना देगा कॉपर नाइट्रेट। क्या बना देगा बच्चे? कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर को बाहर निकाल देगा। तो इसका आंसर बनेगा कॉपर is more reactive than silver, so it is used to separate it from its solution। शायद बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल आता है बच्चे इसमें, जिंक को जब आप कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हो तो बन जाता है जिंक सल्फेट।
प्लस कॉपर बाहर निकल आता है, क्योंकि जिंक भी कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, अभी साइड में आपको सीरीज, सबसे ऊपर था पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इसके बाद शायद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद था जिंक, जिंक के बाद था आयरन, आयरन के बाद था कॉपर, नहीं, आयरन और कॉपर के बीच में ही आता है शायद लेड, फिर Ag, Au। ये थोड़ा हल्का फुल्का सा आप याद रख लें बस, वैसे तो पढ़ाया जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर। ये वैसे वो सीरीज़ है जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज़। एनसीईआरटी में 2-3 एग्जांपल दिए, मैं सारे लिखवा देता हूँ आपके सामने। एक तो जिंक कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आयरन को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो आयरन सल्फेट बन जाता है, प्लस कॉपर बाहर निकल जाता है। ये अनायन है यहाँ पे, शायद एनसीईआरटी में यहाँ पे क्लोराइड आयन लिया है, कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर सल्फेट ले लो चाहे कॉपर क्लोराइड ले लो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें। जस्ट आपको यहाँ पे देखना चाहिए, देखना मतलब जो मेनली चीज़ देखनी है कि जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्या मेरी बात आपको समझ में? लेड भी देखो कॉपर से ऊपर है तो लेड भी, Pb लेड बोलते हैं इसको। जब ये कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, बाहर निकाल देगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हैं सारे। इसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा बन के आता है। क्वेश्चन आता है कि वाई कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन डू नॉट स्टोर इन आयरन वेसल। आयरन वेसल में कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन क्यों नहीं स्टोर किया जाता है? इसका एग्जाम्पल, भाई कॉपर क्लोराइड आयरन के टच में आ गया है, इसका मतलब कॉपर क्लोराइड जब आयरन के टच में आ गया तो आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बना दिया है? आयरन क्लोराइड बना दिया है और कॉपर को बाहर निकाल दिया है। तो इसका मतलब है कि जो बर्तन आयरन का है वो आयरन का बर्तन जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लग जाएंगे? पोर होने लग जाएंगे, क्योंकि उसमें से आयरन टूट टूट के इस सॉल्यूशन को डिस्प्लेस करने के लिए सॉल्यूशन बन गया है ना आयरन का, और आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई? तो इसमें आंसर लिख सकते हो आप, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन, आयरन इज मोर रिएक्टिव then copper, so it displace it from its solution and make iron chloride. The vessel become porous and solution become spoil, बस मतलब पर खराब हो जाएगा। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बना के लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी। बात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बताई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है। इसका उल्टा देख लीजिए, पॉसिबल है या नहीं। मान लेता हूँ मैं आपको आयरन सल्फेट दे दिया है, आयरन सल्फेट दे दिया है और लेड के साथ वो रिएक्शन करना चाहता है, तो आपको कॉमन सेंस थोड़ी रखनी है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन लेड। तो दैट मीन्स कि ये रिएक्शन
फिजिबल नहीं है, आगे नहीं हो पाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें कि कैसे हुआ, क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है बेटे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो वहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट था, यानी कि एक आयन को आपने डिस्प्लेस किया था। जैसे कॉपर को डिस्प्लेस किया, जिंक ने आयरन को भी डिस्प्लेस करने वाले हैं। वैसे एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। फिर यहाँ पे कॉपर को भी डिस्प्लेस किया किसने, आयरन ने। कॉपर भी सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, जैसे कि कल एग्जांपल दिया था मैंने आपको सिल्वर नाइट्रेट में से अभी जस्ट पहले एग्जांपल दिया मैंने। सिल्वर नाइट्रेट को जब कॉपर के साथ रिएक्ट करा जाते हैं तो बन जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और कॉपर नाइट्रेट अलग से बन जाता है। ठीक है, ये आप याद रखें। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका अगर फ्रेमवर्क तैयार करें अगर आप, तो AB + CD गिव्स, भाई जब ये AB टूटेगा तो ये हो जाएगा A पॉजिटिव और B नेगेटिव, क्योंकि आगे जो लिखा जाता है वो कटायन लिखा जाता है, पीछे जो लिखा जाता है वो एनायन लिखा जाता है। एसिकल्स, ये बन जाएगा C पॉजिटिव और D नेगेटिव। तो जो इसका पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव की डिमांड करेगा, और जो इसका नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव की डिमांड करेगा, क्योंकि ये भी रिएक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कटायन से जुड़ना चाहेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कटायन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एनायन से जुड़ना चाहेगा। तो ये हो गया जी A पॉजिटिव और ये D नेगेटिव प्लस ये C पॉजिटिव और B नेगेटिव। जो A है, A इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन C से ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो। और जो मेरे मालिक D नेगेटिव है इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन B। जो D है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, B से, और जो A है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है C से। क्या आपको याद रहेगा ये बात, इसको नोट कर लीजिए। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल जो दिया है एनसीईआरटी में के अंदर दिया है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड वो बन जाता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बैलेंस कर लोगे आप रिएक्शन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा हाँ, एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये एक्वस सॉल्यूशन में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है एक्वस में, ये सॉलिड है यहाँ पे, ये भी एक्वस है। जो सॉलिड होता है उसके बन जाते हैं पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है बेटे प्रेसिपिटेट। क्या बन जाते हैं भाई, प्रेसिपिटेट। और ये सेटल डाउन हो जाते हैं रिएक्शन के दौरान ही नीचे की तरफ। बीकर में जिस भी कंटेनर में आप ये रिएक्शन करोगे तो ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये सॉलिड है, तो दैट मीन्स कि ये उसमें नीचे बैठ जाएंगे। क्या मैंने इससे पहले कोई डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो इसका बनेगा सोडियम पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे बनेगा बेरियम 2 पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फेट, तो ये क्लोरीन डिमांड करेगा किसकी, इसकी। और ऐसे ही यहाँ पे सोडियम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेरियम। देखो सोडियम सबसे ऊपर है, वहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है वहाँ पे सोडियम, तो सोडियम जो है वो बेरियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन जो है वो सल्फेट से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दैट मीन्स कि सोडियम क्लोरीन के साथ मिलना चाहेगा तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, और जो बचेगा बेरियम वो सल्फेट के साथ मिल जाएगा और क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट। याद आया? कोई पीछे मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई हो आपको,
मैंने कराई है अभी जस्ट पिछले लेक्चर में कराई थी आपको, एक हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन थी शायद। उसमें क्या था, उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड भी बनता था, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता था। बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता था तो हमारे पास बन जाता था बेरियम क्लोराइड प्लस और क्या बन जाता था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता था शायद, चेक कर लीजिएगा रिएक्शन। ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं तो किताब वाले ने इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल दिया है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी नाम दे दिया गया है इसको। प्रेसिपिटेट कुछ नहीं होते, सॉलिड फॉर्म में जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो रिएक्शन में सेटल डाउन हो जाता है नीचे की तरफ, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, तो बन जाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और एनसीईआरटी में कोई एग्जांपल लिखा हो, शायद यही है। एनसीईआरटी तो होगी आपके पास, मेरे पास भी है, देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट वाला तो लिख दिया है। इसके बाद एक एक्टिविटी है 1.2, एक्टिविटी कोई कराई थी 1.2, देखिए क्या कह रहे हैं, when we have mixed the solution of lead nitrate, lead nitrate का solution है भाई PbNO3 की 2, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को जब पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया गया है KI के साथ, तो क्या बन गया भाई, इसका बन गया है लेड आयोडाइड बन गया है और पोटासियम नाइट्रेट बन गया है। ये रिएक्शन बन गई है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रेसिपिटेट किस चीज़ के बनेंगे। भाई ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। ये मैं बता रहा हूँ, आपने इसको याद कर लेना है। लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे PPT। क्या बनेंगे भाई, PPT। और मैं आपको बता दूं ये येलो कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, येलो कलर के। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये इस साल आया था CBSE में कि लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड की रिएक्शन के बारे में बताओ। उसमें येलो कलर के लेड आयोडाइड के क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्या बनते हैं भाई, प्रेसिपिटेट। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप चेक कर सकते हो। इसमें Pb2 पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, यहाँ पे K पॉजिटिव है और I नेगेटिव है। ये जो नाइट्रेट है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, आयोडीन से। तो और K जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेड से, वो दिखाई दे रहा है। देखो सीरीज अभी तक मिटाई नहीं है मैंने। जो ये पोटासियम है ये लेड से तो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला ज़्यादा नेगेटिव वाले से, मतलब नेगेटिव जो ज़्यादा नेगेटिव है, जो ज़्यादा पॉजिटिव वाला ज़्यादा नेगेटिव वाले से मिल जाएगा। जो कम पॉजिटिव है वो बेचारा कम नेगेटिव वाले से मिल जाएगा। तो यानी कि आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, बस डिस्प्लेस हो जाएंगे आयन अपनी अपनी जगह से। तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी कैसी रिएक्शन के अंदर पड़ी जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी एक एक्टिविटी है। तो 3 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बता दी। एक तो ये बताई थी हाईली एंडोथर्मिक है, ये हाईली एंडोथर्मिक जस्ट पिछली क्लास में बताई थी मैंने। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री डाउन कर देती है। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड वाली और अमोनियम क्लोराइड वाली, ये हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बट इसके साथ साथ डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट है और इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं येलो कलर के। बोला है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखो, तो आई थिंक बैलेंस तो आप कर ही लोगे, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो सब करना सिखाया है। आयन बैलेंस करके इसको बैलेंस किया जा सकता है, आप कर सकते हो इसको। तो इसको नोट कर लीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे खत्म होती है। पर आपने ध्यान देना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब आयन एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
नोट इट डाउन।